हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूएक्सआईएस। आज हम इस वीडियो में अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक्स जानकारी आपको दे दी थी, जिसमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में मैंने बताया था। और आर्टिकल 13 से ही ये क्वेश्चन स्टैब्लिश करा जाता है कि अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको डिटेल से समझेंगे कि अमेंडेबिलिटी करता है तो क्या होगा, और अगर अमेंडेबिलिटी नहीं की जा सकती तो क्या होगा। इन सब के बारे में डिटेल से समझते हैं, और इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वर्डिक्ट दिए हैं वो सब भी इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि अंडर आर्टिकल 368 किया जाता है, उसके थ्रू अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो खुद अपने आप में अगर लॉ है, इसको अगर हम लॉ कंसीडर करें, इसके तहत अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, ठीक है, इसके तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ है या नहीं है, इस क्वेश्चन पे बेस करता है हमारा अमेंडेबिलिटी। ठीक है, तो अगर यस, इफ इट इज यस, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 13 क्लॉज 2 के तहत लॉ माना जाएगा, देन इट कांट रिड्यूस इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये फिर कुछ नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट के साथ। और इफ इट इज नॉट बिलोंगिंग टू द लॉ अंडर 13 clause 2, then no limitation no limitation on legislation, यानी कि हमारी पार्लियामेंट, टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसमें बहुत सारे हमारे जजमेंट्स भी आए हैं, उनको धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहला केस हुआ था संकरी प्रसाद केस ऑफ 1951। ठीक है, संकरी प्रसाद केस 1951 हुआ था। इसमें रिजल्ट ये आया था कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट दिया था कि पार्लियामेंट के पास ये पूर्ण अधिकार है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। ठीक है, इसके बाद केस आता है दूसरा नंबर पे। इस केस का नाम था गोलकनाथ गोलकनाथ केस ऑफ 1967। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि फंडामेंटल राइट, इट इज अ ट्रांसीडेंटल इन नेचर, ट्रांसीडेंटल इन नेचर, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए कांट बी कांट बी अमेंडेड, यानी कि इसको संविधान संशोधन से भी अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973, 24 अप्रैल, सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन। और उस दिन ये लैंडमार्क जजमेंट आता है, जिसमें निकल के आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिकली ये मतलब था कि संविधान में हर चीज को संसद बदल सकती है, लेकिन संविधान की जो मूलभूत आत्मा है, कुछ मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको संविधान के संशोधन से भी नहीं बदला जा सकता। और इसीलिए ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की इनोवेशन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में दिया था। और इसमें ये 13 जज बेंच थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी और सबसे हाईएस्ट बेंच रह चुकी है भारतीय न्याय की इतिहास में। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट केस के बारे में, जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। ठीक है, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 368 क्लॉज 4
और आर्टिकल 368 क्लॉज 5 जो है ये सुप्रीम कोर्ट या यूं कहें जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल करता है, यानी कि उसको रोकता है। और इसलिए ये आर्टिकल 368(4) और आर्टिकल 368(5) को वॉइड करार कर दिया। बाद में एक और इंपॉर्टेंट केस निकल करके आता है जिसका नाम होता है आईआर पोलो केस ऑफ 2007। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल फ्रॉम द डेट ऑफ केशवानंद भारती केस, यानी कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के कोई भी सब्जेक्ट्स को जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप 9th शेड्यूल में डालते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बेसिक स्ट्रक्चर एक मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में 1973 को 24 अप्रैल को इसका जजमेंट दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 का वर्डिक्ट था ये, यानी कि 7 जज इसके पक्ष में थे और 6 जज इसके अगेंस्ट में थे। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि इफ पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर, इन्होंने बेसिकली, मैं आपको लिख के बता देता हूं कि अगर पार्लियामेंट के पास, इफ पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर अनलिमिटेड पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट, देन it would slowly do away all the fundamental right, and citizen will depend at mercy of parliament, और या यूं कहें तो गवर्नमेंट की मर्जी पे डिपेंड करने लग जाएंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा पार्लियामेंट could amend any part of Constitution of India as long as it did not alter or amend the basic structure or basic essence of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर या जो मूल आत्मा है हमारे संविधान की, उस फीचर को अगर अमेंड नहीं किया जाता तो उसको छोड़कर पार्लियामेंट कोई भी प्रोविजन को संसद में पार्लियामेंट ने अमेंड करने का अधिकार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। और इसी के बाद ये टर्म निकल के आता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट डिफाइन इट। इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर में, कौन कौन सी चीजें आएंगी, लेकिन कुछ कुछ चीजों को लिस्ट आउट किया। फॉर एग्जाम्पल सेकुलरिज्म, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनी जो जजमेंट्स हुए यहाँ पे उसके बाद, कि कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे टॉपिक्स को ओवरऑल ये बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसलिए पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर आता है सेकुलरिज्म, ये ऑर्डर में नहीं है, बस एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर रूल ऑफ लॉ भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर मैं बात करूं तो जुडिशियल रिव्यू, है ना, जुडिशियल रिव्यू, इसको तो अ, चंद्रशेखर केस में, आई थिंक, मुझे जहां तक याद आ रहा है, चंद्रशेखरन केस में इसको ये वर्डिक्ट दिया था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और फिर आता है वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। बात करते हैं आर्टिकल 14 की, स्टार्ट करते हैं। देखो आर्टिकल 14 से, एक सेकेंड, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ठीक है, ये हमारे राइट टू राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 14 स्टार्ट होता है दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये याद रखना, यहां पर एनी पर्सन, जहां कहीं भी संविधान में आप पर्सन देख लें तो उसका मतलब हो जाएगा सिटीजन भी और नॉन सिटीजन भी, यानी कि सिर्फ सिटीजन की बात नहीं कर रही है। वाई? बिकॉज जहां पे सिटीजन बस के लिए वो अप्लाई होगा, वहां पे स्पेसिफिकली सिटीजन वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ सबके लिए है। एज अ ह्यूमन बीइंग सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए विद इन द लॉ, फ्रॉम द लॉ एंड बिफोर द लॉ, ठीक है ना। इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, इक्वल सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इस वर्ड का मतलब समझो। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि हर व्यक्ति, यानी कि एवरीवन इज इक्वल इन दी आइज ऑफ लॉ, ठीक है ना। सिंपल वर्ड में रूल ऑफ लॉ का जो मतलब होता है वही इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ है, यानी कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि नो मैटर आपकी रैंक क्या है, आपका पोजीशन क्या है, आप कानून की नजर में समान होंगे, बराबर होंगे। और इसमें ज्यूरिसडिक्शन इक्वालिटी की बात की गई है, यानी कि कानून के सामने आप सब समान होंगे, ठीक है। और ये अगर इस कैनोटेशन की बात करें तो ये ब्रिटिश ब्रिटिश ओरिजिन वर्ड है, और इसका जो कैनोटेशन है ये नेगेटिव कैनोटेशन है। व्हाई? बिकॉज आप देखे होंगे, अभी मैंने बोला द स्टेट सेल नॉट डिनाई, ये स्टार्ट ही सेल नॉट डिनाई, यानी कि ये स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है कि आपको क्या नहीं करना है। दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव कैनोटेशन, ठीक है ना, नेगेटिव कैनोटेशन, ये याद रखना, ठीक। अब इसमें एक चीज हमें याद रखनी है कि ऑल पर्सन, जितने जो भी व्यक्ति होंगे, ऑल पर्सन आर सब्जेक्टेड टू सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ and they can be sue or they can sue before लॉ, यानी कि सब कानून की नजर में बराबर होंगे और वो कानून स्टेट के ऊपर केस कर भी सकते हैं और उनके ऊपर भी स्टेट केस कर सकता है, यानी कि दे कैन बी सूड, दे कैन सू ऑल्सो बिफोर द लॉ, ठीक है ना, ये बात याद रहेगी। इसका एक अगला टर्म आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अब ये याद रखना, ये जो है ये पॉजिटिव कैनोटेशन है। कैसे? अभी बताता हूं। इट इज अ पॉजिटिव कैनोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूएस ओरिजिन है। जैसे अभी मैंने बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन है और वो नेगेटिव कैनोटेशन है, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये पॉजिटिव कैनोटेशन है और ये यूएस ओरिजिन है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। बात समझ में आई? यानी कि लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, यानी कि इट डज नॉट मीन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, बट वेरिएशन शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर अप्लाइंग इट। यानी कि अगर कोई भी जो कोर्ट है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वो किसी भी लॉ को अप्लाई करने से पहले उसके वेरिएशंस को, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को चेक करेगी कि किस कंडीशन में कौन सी चीजें करी गई हैं और कौन सा लॉ कहाँ पे अप्लाई होगा। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट इज अ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। यानी कि लॉ हैज टू बी टिल्टेड इन द फेवर ऑफ द रिलेटिवली डिसएडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति सपोज महिला है और वो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो कि जो आपकी कोर्ट्स हैं, वो रिलेटिवली, भले वो क्रिमिनल हो लेकिन उसके लिए रिलेटिवली थोड़ा सा लेस पनिशमेंट या थोड़ी सी उसके तरफ
झुकाव उसका दिखेगा। व्हाई? बिकॉज़ वो प्रेग्नेंट वुमन है और उसके अंदर एक बच्चा होने वाला है उसका, जो कि भारत का नागरिक होने वाला है। उसके लिए सिम्पैथी रखते हुए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को देखते हुए, उसकी तरफ थोड़ी-सी रिलेटिवली उसको अपना पक्ष लेना पड़ेगा। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें हमें ये समझना है कि कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। ठीक है? कुछ एक्सेप्शंस आर्टिकल 14 में दिए गए हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो आर्टिकल 361 क्लॉज़ 1 ये कहता है कि ये प्रिविलेज देता है। इसको प्रिविलेज देता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स, दे आर दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एक्ट्स डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। यानी कि अगर उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी निर्णय लिया, उसके लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ में पनिश नहीं किए जा सकते, उनको वहां पे एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है? इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 361 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग ड्यूरिंग देयर टर्म। जब तक वो प्रेसिडेंट हैं, जब तक वो गवर्नर हैं, किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं ली जा सकती। ठीक है? ये दूसरा एक्सेप्शन हो गया। और एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 361 सब क्लॉज 3, ये कहता है कि नो सिविल प्रोसीडिंग्स, यानी कि किसी भी प्रकार की सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती विदाउट, याद रखना यहां पे कंडीशन है, विदाउट 2 months ऑफ प्रायर नोटिस टू प्रेसिडेंट और गवर्नर, जिनके खिलाफ भी आप सिविल प्रोसीडिंग कराने जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है? और एक यहाँ पे एक्सेप्शन आर्टिकल 14 का और आ जाता है, ये भी याद रखना है हमें कि पार्लियामेंट जो प्रिविलेज देती है ना, या कि पार्लियामेंट प्रिविलेज जो मिलती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किसको किसको मिलेगी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। वो किसी भी प्रकार से लायबल नहीं होंगे फॉर एनीथिंग सेड और डन इन द हाउस। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, ये संसद में या फिर विधानसभा में इनके जो मन आता है वो बोल के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं वहां पे एक्सेप्शन मिला हुआ है, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती है। ये पार्लियामेंट प्रिविलेज में उन्हें छूट मिली हुई है। ठीक है? और एक लास्ट जो एक्सेप्शन मिला हुआ है, उसे कहते हैं डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी किसे मिलेगी? ये मिलेगी हमारे ब्यूरोक्रेट्स को। लेकिन ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये म्यूचुअल इन नेचर है। ठीक है? म्यूचुअल इन नेचर, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यूएसए ने हमारे डिप्लोमेट्स को ये इम्यूनिटी दी है, तभी हम उनके डिप्लोमेट्स को सेम टाइप की इम्यूनिटी देंगे। अदरवाइज हम पर्सोना पर्सोना नॉन ग्रेटा का यूज करेंगे। आपने देखा होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने सबसे पहले, जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद, सबसे पहले कोई भी डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जो पहला कड़ा संदेश या कड़ा निर्णय लिया गया, उसमें जो पाकिस्तान के एम्बेसी जो भारत में है, वहां पर पाकिस्तान के जो बहुत सारे मतलब कर्मचारी थे या डिप्लोमेट्स थे छोटे लेवल के, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि विद इन 48 आवर्स उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। और ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो गेट आउट, कि हमारा देश छोड़ो और भाग जाओ यहाँ से। ठीक है? तो आई होप आज के लेक्चर में आपने आर्टिकल 14 और अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और इसके आगे की बात समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।